आज हम बात करेंगे युवल नोआ हरारी के बुक के ऊपर में, सेपियन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के ऊपर में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। वीडियो में कुछ एडिटिंग और नहीं होने वाला, चाहे कुछ चित्र आपके सामने नहीं आने वाला, इसलिए आप इसे सुनते हैं तो आप इस किताब को बेहतर से समझ सकते हैं और इस वीडियो को बेहतर से समझ सकते हैं। तो चलते हैं किताब पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखी किताब के बारे में जो ह्यूमन हिस्ट्री को बिल्कुल नए तरीके से समझाता है और नए मेथड से समझाता है। तो आज हम इंसान की हजारों सालों की यात्रा पे जाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी तैयार हो जाए, हो सकता है तो हेडफोन लगा ले, नहीं तो ब्लूटूथ लगा ले, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली। अब मेरे शब्दों पे फोकस करें तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक होमो सेपियन दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा डोमिनेट स्पीसीज बन गया है। हम लोग अक्सर इतिहास को तारीख के ज़रिए से या राजा रानी के ज़रिए से या लड़ाई पीट के ज़रिए से जानते हैं कि हाँ इतिहास क्या है, लेकिन हरारी इस किताब में इंसानों को विकास को समझाने के लिए बहुत यूनिक अप्रोच और बहुत ही ज़्यादा अलग मेथड से समझाते कि कैसे हम इतिहास को जान सकते हैं। इस किताब में सिर्फ फैक्ट नहीं दिया गया है, बल्कि डीप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि हम कैसे ऐसे बन गए, चाहे हमारी सोच कैसे विकसित हुई, चाहे हमारी सोच कैसे बनी, या हमारी दुनिया कैसे इन्वॉल्व हुई, जिसमें वह हिस्ट्री के साथ साथ साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का भी उपयोग करके हम लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। हरारी आज के चैलेंजिंग सवालों का भी जवाब देते हैं कि क्या हम आज ज़्यादा खुश हैं या पहले ज़्यादा खुश थे? क्या मेरे जीवन में आज ज़्यादा शांति है या पहले के जीवन में बहुत ही ज़्यादा शांति रहती थी? इस सवालों का भी जवाब देते हैं हरारी। 2.5 लाख सालों से लेकर आज तक के हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। हरारी सिर्फ इसमें इतिहास बताते नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे का कारण भी बताते हैं कि कोई भी चीज़ हुआ था तो क्यों हुआ था, और खेती में रिवोल्यूशन आया था वो क्यों आया था, चाहे यूरोप में कोई भी रिवोल्यूशन आया तो उसके पीछे कारण क्या है, चाहे उसके पीछे वजह क्या है। हरारी कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा डोमिनेट स्पीसीज तो बन गए हैं, लेकिन इससे बनने के कारण भी बहुत सारी और चैलेंजिंग हमारे सामने आ गए। फ्यूचर में हो सकता है बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़े जो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला। इसलिए हरारी कहते हैं कि सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम आगे करेंगे क्या। पहला चैप्टर है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन लगभग 70,000 साल से लेकर 30,000 साल पहले के पीरियड में हुआ था, जब इंसानों का दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव, चाहे कुछ ऐसे परिवर्तन देखे गए जो अभी तक के समय में कभी भी नहीं देखा गया था और प्राणी में नहीं देखा गया था। इस बदलाव को हरारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारी सोच, इमेजिनेशन और समझ में एक ऐसी शक्ति, चाहे ऐसी ऊर्जा आ गई जो आज तक के समय में कभी नहीं देखा गया था, और यही चीज़ है जो और प्राणी से हम लोग को अलग बनाता है। सोचने समझने की शक्ति जो हमारे अंदर आया है, ये बाकी प्राणी से हम लोग को अलग बनाता है इंसान को। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब है कि सोचने और समझने और बात करने का लहजा आ गया है। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ था और बहुत ही ज़्यादा अलग था। ये ऐसा एक समय था जब इंसान पहली बार लैंग्वेज या शब्दों का इस्तेमाल कर अपने कॉम्प्लेक्स आइडिया को, जटिल बातों को एक दूसरे से शेयर करने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। हरारी कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेट, चाहे बात करने का टूल नहीं था, बल्कि यह एक नई शक्ति देती है इंसानों को। वो है इमेजिनेशन, कि हम सोच सकते हैं कि हमारा क्या होगा, चाहे हम क्या करेंगे, चाहे क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है। ये चीज़ उसको ताकत दिया है लैंग्वेज, उसे सोचने समझने और इमेजिनेशन करने की ताकत देता है लैंग्वेज। इससे केवल इंसान ये नहीं सोच सकता है कि मेरे आसपास क्या होगा, चाहे हम क्या खाने वाला है, बल्कि इससे फ्यूचर, वो अपनी भविष्य को भी कल्पना कर सकता है कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा। उसकी कहानियाँ बनाने लगता है, उसकी कहानियाँ सुनाने लगता है, उस कहानियों पे वो काम करने लगा है इस पीरियड में। हरारी कहते हैं कि जब तक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब तक इंसान और हम एक होमो सेपियन एक आम प्राणी था, ना कि अलग था औरों से। उसके अंदर
जैसे वो खाना लगता भूख लगता था तो वो शिकार करने जाता था, जैसे हर कोई जाता था, जैसे हर जानवर जाता था। इसलिए बोलते हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है इंसान के पीरियड में, इंसान के इतिहास में, कि वो अपने सोचने समझने की शक्ति को विकसित किया। वो एक लैंग्वेज सोचा जिससे वो चीज़ों को कल्पना करने लगा, चाहे उसको इमेजिनेशन करने लगा कि मेरा होगा क्या, चाहे वो कहानियाँ सुनाने लगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में कल्पना करने लगा कि मेरा कल आने वाला कैसा हो सकता है। ये बाकी प्राणी में नहीं पाया जाता है, ये होमोसेपियन इंसान को ही पाया जाता है। यही सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन लगभग 70,000 साल से लेकर 30,000 साल के पीरियड में जो हुआ था। हरारी कहते हैं कि जब इंसान कहानियाँ बनाने लगा तो वह एक ऐसी कहानी बनाने लगा जिसमें भगवान होते हैं, जिसमें देश कानून होता है, ये सब चीज़ों को वो क्रिएट करने लगे। ये सब एक कहानियाँ थी, लेकिन ये कहानियों से उसे शक्ति मिलती थी, जिसे वो इमेजिनेशन मिलता था, जिससे वो कुछ सोच सकता था और कुछ समझ सकता था। बड़े बड़े सिविलाइजेशन बनाए और बड़े बड़े ग्रुप बनाए जो एक साथ हमको ग्रुप में रहने में मदद करता था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, लैंग्वेज सब, इमेजिनेशन सब, ये हमारे ग्रुप को एकत्रित करने में मदद करता था, हमारे ग्रुप को जोड़ने में मदद करता था। बड़े बड़े एम्पायर के थ्रू, चाहे बड़े बड़े भगवान की जो कहानियाँ सब बनाया था, चाहे देश सब का जो कानून सब बनाया था, ये सब एक कहानी था। लेकिन ये इस कहानी से उसे शक्ति मिलती थी, उसे ऊर्जा मिलती थी कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, चाहे हम भी लोग कुछ हैं, हमारा जीवन का भी कुछ अर्थ चाहे मीनिंग होता है। हरारी कहते हैं कि जबकि बाकी प्राणी सब छोटे छोटे ग्रुप में या छोटे छोटे ट्रेट में रहते थे, लेकिन इंसान बड़े बड़े ग्रुप में रहते थे उसके इमेजिनेशन के कारण, जिससे वह अपने कॉमन स्टोरी को बनाते थे। और हम सभी लोग एक कॉमन स्टोरी, चाहे कॉमन कहानी पे विश्वास करते थे कि एक भगवान है, एक राजा है, एक रूलर है। एक आइडिया पे हम लोग जुड़ गए थे। एक ग्रुप में बनने के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन समय था, जिस समय हम लोग नए नई चीज़ों के बारे में सोचने लगे और विकसित करने लगे और कहानियाँ बनाने लगे। हरारी कहते हैं कि आज हम लोग जो इतने बड़े देश देखते हैं, चाहे इतने बड़े बिजनेसमैन देखते, चाहे इतना बाहर शहर जो देखते, चाहे ये सोसाइटी जो देखते, इसी का नतीजा है कि हम लोग एक ग्रुप में रह सके, एक कॉमन स्टोरी बना सके, एक बड़े बड़े ग्रुप की धारणा करने लगे, चाहे अपने इमेजिनेशन को बढ़ाने लगे, चाहे नई नई कहानियाँ जो बनाने लगे। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी एक अच्छे क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से बने हुए हैं, चाहे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हरारी कहते हैं कि स्टोरी के जरिए और लैंग्वेज के जरिए और ग्रुप के ही जरिए हम लोग पालतू जानवर पाल सके और उसका शिकार कर सके, और उस शिकार से हम लोग अच्छा खाना खा पा सके, अच्छे लोग से वृद्धि हो सके। इससे हम लोग सोसाइटी को कंट्रोल कर सके और हमारी जो इमेजिनेशन है और रियलिटी का बदलाव भी कर सकते थे, कि हम अपनी इमेजिनेशन भी कर सकते थे और जो हमारी रियलिटी थी उससे भी कंट्रोल कर सकते थे, उस पर भी भाषा के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते थे। हरारी कहते हैं कि सबसे बड़ा यही परिवर्तन था कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में, कि हम सोचने समझने की शक्ति विकसित कर सके, हम बात करने का तरीका अपना सके, हमारे पास एक लैंग्वेज आ गया, हम लोग इमेजिनेशन करने का तरीका सोच सके, जिससे हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगे, एक भगवान बनाए, एक राजा बनाए, एक रानी बनाए। और ये सभी चीज़ें एक सोसाइटी को बांध के रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया, एक सोसाइटी पे कंट्रोल करने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद किया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, हरारी कहते हैं कि ये एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसने हमारी समाज के जीवन को और पूरी तरीके से बदल दिया, दुनिया के तरीके को बदल दिया। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद इंसान बहुत बड़ा बदलाव लाया, इंसान के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव आया। जब इंसान हंटिंग करने जाता था, वो घूम फिर के खाना खाने जाता था, वो घूम फिर के शिकार करने जाता था, तो उसको छोड़ के इंसान खेती करने लगा। वो लोग एक ही जगह रुक के अपना खाना उगाने लगे, चाहे खाना को पैदा करने लगे, जिससे वह दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता था, चाहे जानवर की हंटिंग करने नहीं जाना पड़ता था। ये बहुत बड़ा बदलाव था इंसान के रेवोल्यूशन में से एक जो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ये करीब लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब लोग समझ गए थे कि पेड़ पौधा कैसे लगाना है, चाहे उसको कैसे उगाना है, चाहे जानवर को कैसे पालतू बनाना है। हरारी कहते हैं कि पहले लोग प्राकृतिक पे निर्भर रहते थे, चाहे जानवर पे निर्भर रहते थे, चाहे हंटिंग पे निर्भर रहते थे, लेकिन आज के समय में, उस समय में वह इस प्राकृतिक पे निर्भर नहीं रहे, चाहे जानवर पे निर्भर नहीं थे। वो कृषि कर सकते थे, वो अपनी उपज, चाहे अपनी अनाज को विकसित कर सकते थे, पैदा कर सकते थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में इंसान अपने पर्यावरण को, अपने नेचर को बदलने लगा, वह उसे मैनिपुलेट करने लगा और अपने हिसाब से चीज़ों को, अपने हिसाब से फसल को पैदा करने लगा। इस इंसान को रोज
खाना नहीं जो मिलता था वो रोज़ खा सकता था और एक तरीके से वो इसे स्टोर भी कर सकता था। इसके कारण इंसान एक जगह हमेशा के लिए रुक गया। जैसे हम लोग आज एक जगह रुक गए हैं, वही 10,000 साल पहले जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था उसी का नतीजा है कि हम लोग आज एक जगह रुके हुए हैं, एक ही जगह स्थित रहते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ, इससे बहुत ही ज़्यादा खेती होने लगी। जब खेती में फसल बच जाता था, चाहे धान चाहे गेहूँ जब बच जाता था, तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा समय बचने लगा। तो वो एक नया टूल सब, चाहे नया हथियार सब, चाहे नई चीज़ों को पैदा करने लगे, चाहे नई चीज़ों को इन्वॉल्व करने लगे। हरारी कहते हैं कि इसमें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक, चाहे बहुत सारी ऐसी कमी, चाहे बहुत सारी ऐसी समस्या भी हमारे लोग के सामने आई जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं आया था। हरारी कहते थे कि पहले इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, अब बहुत ही ज़्यादा काम करते थे, लेकिन उसके पास अब खेती होने लगा तो बहुत सारे व्यक्ति काम नहीं करते थे, अब बहुत सारा समय बच जाता था, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होने लगी। अब बहुत सारे ऐसे एक्टिव जो था, हाथ सब था, वो काम नहीं करने लगा, जिससे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो हम लोग को आज देखने को मिलता है कि इंसान काम नहीं करने लगा। जो पहले बहुत ही ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता था वो अब नहीं करने लगा है। हरारी कहते हैं कि इसी का नतीजा है कि आज हम शहर देखते हैं और गाँव देखते हैं, और उसका नाम सब जो देखते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण ही देखते हैं। हरारी कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति खेती तो करते थे, लेकिन जो व्यक्ति को खेती करने के बाद जो समय बच जाता था तो उसके बाद लोग अलग अलग चीज़ों को सीखने के पीछे गए, अलग अलग कामों को जानने की कोशिश करें, अलग अलग नई टेक्निकों के पीछे गए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं किस तरीके से हम अपने सोसाइटी को, चाहे अपने समाज को, चाहे अपने सिविलाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से उसका विकास कर सकते हैं। हरारी कहते हैं कि लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे नुकसान भी थे जो हंटिंग लाइफ में कभी नहीं देखने को मिला था। जब इंसान ने एक जगह से रुकने के लिए जगह बना ली, चाहे अपना घर ले लिए, चाहे अपना ज़मीन ले लिए, इससे प्रॉपर्टी, चाहे वेल्थ, चाहे ज़मीन, चाहे आहार सब की उपयोजना होने लगी। इसी समय जब ज़मीन का प्रॉपर्टी सब बना के, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना वेल्थ है, चाहे मेरे पास इतना ज़मीन है, इसी के समय से स्टार्ट हुआ है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद से बोलते कि इसके कारण लोग ज़मीन के कारण, प्रॉपर्टी के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे की मार काट करने लगे। हरारी कहते हैं कि जब इंसान एक जगह रुकने लगा, चाहे एक प्रॉपर्टी पर रहने लगा, तो इससे बीमारी का विकास हुआ जो पहले हंटर गैदर के समय में नहीं था, अर्थात तो बहुत ही ज़्यादा छोटे पैमाने पे था, लेकिन ये धीरे धीरे फैल गया। क्योंकि हम लोग एक जगह जैसे ही रुकते हैं तो वैसे बीमारी सब जो होता है वो एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा फैलता है। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से चलते रहते थे, अब बहुत ही ज़्यादा छोटे ग्रुप में रहते थे तो उतना बीमारी नहीं फैलता था। लेकिन हम लोग एक गांव बना लिए, एक शहर बना लिए, एक बड़े ग्रुप को बना लिया है, इससे बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैलता था। लेकिन पहले के समय भी था, लेकिन पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा छोटा ग्रुप था तो नहीं मालूम चलता था, आया और चला गया। लेकिन हम लोग अब एक जगह रहने लगे, इससे बीमारी भी बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा और बहुत ही ज़्यादा ताकत और बीमारी सब फैलने लगा। और जिस लोगों के पास पालतू जानवर था उससे भी बहुत ही ज़्यादा बीमारी सब फैलने लगा। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर के आने के बाद इंसान एक फसल पे सीमित हो गया, एक फसल पे रुक गया, एक खान पान पे रुक गया। लेकिन पहले इंसान अलग अलग चीज़ों का सेवन करता था, जैसे फल, मांस, नोट्स, बीज, तिल्स इत्यादि का सेवन करता था। लेकिन आज के समय में, उस समय में बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गए थे एक ही चीज़ पे, चावल, गेहूँ सब पे, राइस आर पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गए, जिसके कारण भी और बीमारी फैला और उसकी ताकत क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम होती गई, जिससे उसे बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। हरारी कहते हैं कि इंसान को खेती ने एक ट्रैप में डाल दिया। पहले हंटर गैदर के पास के में ज़्यादा फ्रीडम था, उसके पास ज़्यादा आज़ादी था, वो ज़्यादा पर्यावरण में रहते थे, वो नेचर में रहते थे, अब बैलेंस बना के रखते थे, उसके खान पान में बैलेंस रहता था, वो अलग अलग चीज़ों को खाते थे और उसका एक्टिव हर एक चीज़ को करते रहते थे। लेकिन जैसे ही खेती आया वो ज़मीन और एक गुलामी के अंदर आ गए, वो गुलामी के हो गए एक खेती के। हरारी कहते हैं कि जैसे ही ज़मीन का कॉन्सेप्ट आया वैसे ही लोग ज़्यादा ही समाज में उतार चढ़ाव देखने को मिला, अमीर गरीब देखने को मिला। क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ ज़्यादा ज़मीन होता था, कुछ व्यक्ति के पास कुछ ज़मीन नहीं होता था, जिसके कारण अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने आया। हंटर गैदरर के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अमीर गरीब का चाहे ज़मीन के लिए तो देखा जाता था। उस समय आप हंटिंग करो, खाओ, भूतनी का नहीं था, घूम के खाओ, बात खत्म। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आने से, एग्रीकल्चर और खेती के कॉन्सेप्ट से आने से, जैसे वो ज़मीन चाहे प्रॉपर्टी चाहे वेल्थ के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे इंसान के अंदर अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट आया।
हरारी कहते हैं कि जो हंटर गैदरर था वो पहले एक जगह नहीं रुकता था, वो घूम फिर के खाना खाता था, वो घूम फिर के शिकार करता था, उसके बाद वो खाना खाता था। लेकिन खेती के आने के बाद वो अपने खेती पे, चावल पे निर्भर हो गया, जिसके कारण उसे बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ा। इससे गांव और सोसाइटी और शहर का विकास हुआ, इससे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनने लगा। धीरे धीरे इसके सामने समस्या आने लगी कि ज़मीन के बारे में, बीमारी के बारे में, बहुत सारी बीमारियां भी सामने आई। लेकिन इससे वो भाग भी नहीं सकते थे, इसे वो छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक तरीके से गुलाम बन गए थे खेती के। एक तरीके से एक जगह वो निर्भर हो गए थे, वो एक जगह प्रॉपर्टी पे निर्भर हो गए थे, जिससे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी सामने आता है हमको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंतर में। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इंसान को समाज में एक स्ट्रक्चर बदल गया, इंसान का स्ट्रक्चर बदल गया। लेकिन इसके बाद एक बड़ा चैलेंज सामने आया। अलग अलग जब सोसाइटी, चाहे समाज से इंटरेक्ट किए, जब अलग अलग सोसाइटी से हम लोग मिले तो उसे किस तरीके से अप्रोच करें या उसे किस तरीके से शुरुआत हुई, उस पर हरारी कहते हैं कि किस तरीके से हमें यूनिफाइड करने में, चाहे दूसरे ग्रुप से हमको बात करने में वो क्या सब चीज़ है जो हमको मदद किया। तो उसमें से 3 चीज़ का नाम लेते हैं, मनी, एम्पायर, रिलीजन। ये एक ऐसे 3 चीज़ है जो समाज को, अलग अलग समाज को एक ग्रुप में, चाहे एक सोसाइटी में, चाहे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में मदद दिया। हरारी कहते हैं कि पैसा का रोल हमारे जीवन में बहुत पुराना से चलते आया है। जब हम लोग एक छोटे छोटे ट्रैप में रहते थे तो हम लोग को दूसरे ग्रुप से, चाहे दूसरे सोसाइटी से, चाहे दूसरे समाज वाले से इंटरेक्ट करने का रहता था, तो उसमें पैसा बहुत ही ज़्यादा काम था। पैसा एक ऐसा लैंग्वेज था जो दूसरे पे विश्वास दिलाता था, हम तुम पे कर सकते हैं और तुम हम पे कर सकते हो कि हाँ हम बेहतर आदमी हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और दूसरा है कि एम्पायर, मतलब राजा सब के बारे में, कि राजा रानी की कहानी, कि हम इस एम्पायर के, हम इस एम्पायर के। ये एक कहानी देता था, एक स्टोरी देता था, एक बिलीव देता था कि हम तुमसे बात कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए बेहतरीन हैं, हम तुम्हारे सोसाइटी, चाहे समाज के लिए घातक नहीं साबित होंगे। हम लोग से तुम काम करोगे, चाहे हम लोग मिल के काम करेंगे तो एक अच्छे समाज की बनाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छे समाज को पैदा करेंगे। अब इसमें है तीसरा है रिलीजन, मतलब रिलीजन पे कहते हैं कि रिलीजन बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसमें ये इमोशनल बिलीव देता है, चाहे इमोशनल शांति देता है, और दूसरे को एक आइडेंटिटी देता है, चाहे एक सोसाइटी का ग्रुप देता है हम लोग को, कि दूसरे से बात कर सके, दूसरे से इंटरेक्ट कर सके और दूसरे पे बिलीव कर सके। ये तीनों चीज़ इंसानों को, सोसाइटी को बनाने में, चाहे इंसानों के विकास में बहुत बड़ा रोल निभाया है, पैसा, एम्पायर और रिलीजन। इससे हुआ क्या, जब हम लोग एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में गए तो उसकी चीज़ को हम सीखने लगे, हमारी चीज़ को वो सीखने लगा। इससे हम लोग विकसित हुए और नई चीज़ों को सीख सके और समझ सके, और नए स्किल को, चाहे नए ज्ञान को, चाहे नए नॉलेज को हम लोग जान सके एक सोसाइटी से जब हम दूसरे सोसाइटी में जाने लगे। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी था। हरारी कहते हैं कि पैसा हम लोग के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिया। वो एक ऐसा लैंग्वेज था, एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज था जो हम लोग समझ सकते थे, हम लोग को मालूम था। हरारी कहते थे कि पैसा पे हर किसी को भरोसा था, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि समाज ने सामने वाला किस कल्चर का, चाहे किस सोसाइटी का है, चाहे किस ग्रुप का है, चाहे किस बैकग्राउंड का है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास पैसा रहता था तो वो अपने सोसाइटी में, चाहे अपने समाज में उसको जाने देता था, उससे व्यापार करता था, उससे नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करता था। हरारी कहते थे कि पहले बार्टर सिस्टम था, जिसमें होता था कि हम ये सामान देते हैं, तुम वो सामान दे दो, हम मोबाइल देते हैं तो तुम लैपटॉप दे दो, चाहे मोबाइल दिए हैं तो तुम टीवी दे दो, चाहे हम तुमको बैग दे रहे हैं तो तुम हमको कार दे दो। इससे ये एक ख़राब सिस्टम था, ये एक 2 कौड़ी वाला सिस्टम था। इसलिए पैसा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना गया, जो हम लोग को इंसानी सोसाइटी को विकास करने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया। अगर एक इंसान को अफ्रीका से यूरोप में कोई ट्रेड करना रहता था, कोई बिजनेस रहता था या कोई काम रहता था, तो उसके लिए पैसा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ माना जाता था। हरारी कहते हैं कि पैसा के बाद एम्पायर जो है वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाया, कि कैसे हम लोग एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे एक तरीके से पॉलिटिकल थॉट को, चाहे पॉलिटिकल विचार को, चाहे राजनीतिक विचारधारा को अपनाते हैं, चाहे उसको कैसे अप्रोच करते हैं, चाहे उसको कैसे विकसित करते हैं। इसमें एम्पायर का जो रोल है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आया। पैसा के बाद हम लोग को एक साथ रखने में, चाहे एक ग्रुप में रखने में, अच्छा अपने दिमाग की विकसित करने में, चाहे दिमाग की ऊर्जाओं को बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा काम आया, जिसे हम एम्पायर कहते हैं।
हरारी कहते हैं कि जब बड़े बड़े एम्पायर का विकास हुआ तो वो अपने अंदर छोटे छोटे एम्पायर को, चाहे छोटे छोटे सोसाइटी को अपने अंदर रख लिया। लेकिन हरारी कहते हैं कि एम्पायर का ये मतलब नहीं है कि वो अपने ग्रुप को, चाहे अपने ज़मीन को बढ़ाते रहे, बल्कि इसका कल्चर अप्रोच, चाहे सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल निभाया कि उसके अंदर में बहुत सारे ग्रुप, चाहे बहुत सारे कल्चर अपने को अपना के रखते थे, जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल ये था कि वो ज़मीन को कंट्रोल करते थे, वो रिसोर्स को कंट्रोल करते थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर था। ये सब कारण था जिसके कारण एम्पायर हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। हरारी कहते हैं कि कैसे एक एम्पायर ने मिलिट्री, चाहे आर्मी सब रखकर अपने पे कंट्रोल किया, अच्छा अपने सोसाइटी वाले को कंट्रोल किया, उसकी विचारधारा, उसके रीजन्स को कंट्रोल किया।